सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी। इस कहानी के जरिए लेखक दो पीढ़ियों के बीच की दूरी यानी जनरेशन गैप के अंतर्द्वंद को दर्शाते हैं। यानी ये कहानी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों और जीवन जीने के तौर तरीकों के अंतर को स्पष्ट करती है। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं जो अपने परंपरागत मूल्यों, आदर्शों और अपने संस्कारों को जीवित रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके बच्चे नए जमाने के हिसाब से जीवन जीने में विश्वास करते हैं। तो देखते हैं कहानी में क्या होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत ने आखिरी फाइल बांधकर निगाह दफ्तर की घड़ी पर दौड़ाई तो घड़ी में 5:25 हो रहे थे। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5 बज रहे थे। फिर उन्होंने निगाह अपने जूनियर्स पर डाली जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। छुट्टी के टाइम चलते चलते यशोधर बाबू अपने जूनियर से ही हंसी मजाक की बातें करते जिससे कि दिन भर के खुश्क माहौल को तरोताजा बना सके। ये परंपरा उन्होंने अपने आदर्श किशनदास से सीखी थी। आज भी यशोधर बाबू मजाक करते हुए बोले कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने काफी बदतमीजी से पंत जी से बोला, बड़े बाऊ, आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त तो सही बताती है ना? पंत जी ने चड्डा की इस बदतमीजी को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। अब चड्डा ने कुछ और बदतमीजी दिखाई और पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की बदतमीजी का विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था। मन ही मन वो उस जमाने को याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वो किशनदा को भाई नहीं साहब कहते थे। घड़ी की ओर देखकर वो चड्डा बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाऊ ये तो। अब तो डिजिटल घड़ी ले लो, जापानी, जो कि सस्ती मिल जाती है। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। क्यों, कैसी रही? इस तरह नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी किशनदा के क्वार्टर में, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए थे छोटे यशोधर पंत मैट्रिक पास करके, और फिर वो किशनदा के पास ही रहे। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के रहने का ठिकाना न होने की वजह से उनके यहाँ रह जाते थे। किशनदा का घर मेस जैसा था, मिलकर लाओ, पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी कम थी। कोशिशें करने पर भी बॉय सर्विसेज में वो नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने ही उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, यशोधर को 50 रुपए उधार भी दिए कि वो अपने लिए कपड़े बनवा सकें और गांव पैसे भेज सकें। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और यशोधर बाबू का दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। बड़े बाऊ, आप किन ख्यालों में खो गए? मैनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? Now let me see. I was married on 6 February 1947. मैनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहककर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। शादी को पूरे 25 साल हो गए। यशोधर जी बहुत ज्यादा खुश हुए। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाऊ से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। चाय, मट्ठी, लड्डू, बस इतना ही तो सौदा है। इसमें कौन सी आपकी बड़ी माया निकल जानी है? यशोधर बाबू ने बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट टू आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट टू मैं समहाउ इम्प्रॉपर समझता हूँ। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और फिर से बड़े बाऊ के आगे हाथ फैला दिया। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दिन का खर्च 0 ही रुपए क्यों ना हो। और तो और बस की टिकट का खर्च भी नहीं होता उनका,
क्योंकि गोल मार्केट यानी अपने घर से सेक्रेटेरिएट तक पहले वो साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक यानी मॉडर्न हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले ले, लेकिन पिताजी को स्कूटर समहाउ निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड ही नहीं की जा सकती तो उसकी बात सोचना ही क्यों। चिट्टा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के बहुत कहने पर भी वो अपने सिल्वर वेडिंग की इस दावत लिए नहीं रुके। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने और प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। ये बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत करती है। बब्बा, आप कोई बुढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं और इतने ज्यादा व्रत करें। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। उनके आदर्श किशनदा के अनुसार सिद्धांत के धनी व्यक्ति की यही निशानी है। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं घर के लिए सब्जी खरीदने। किसी से मिलना मिलाना हो तो वो भी इसी समय कर लेते हैं, तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वो घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस जगह पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इस एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारे गोल मार्केट एरिया को तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि ये लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें ये बात ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाए जाने के गम मनाने के लिए उनका इस जगह में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उन्हें नई बस्तियों में अपने ऊंचे पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टरों के मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट को छोड़ने से इनकार कर दिया है। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी एरिया की उन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के ये पूछने पर कि जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि तब की तब देखी जाएगी। सच तो ये है कि पिछले कई सालों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वो घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर दिया करते थे। अब उनका बड़ा लड़का एक बहुत बड़ी विज्ञापन कंपनी में नौकरी पा गया है, लेकिन समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण बेटे को असाधारण वेतन देने वाली नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि 1,500 रुपये तो हमें रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपये देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए खुद भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वही समहाउ ये भी अनुभव करते हैं कि वो खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक यानी मॉडर्न नहीं है, लेकिन बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडर्न बना डाला है। कुछ ये भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार में ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वो सब मुझ पर लागू करवाए गए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं।
फिर भी वो यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती हैं कि तुम्हारे ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इनमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उस हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वो सब ढोंग ढकोसले हो नहीं सकते, साफ बात। धर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर उनकी पत्नी जब मॉडर्न व्यवहार करती है तो यशोधर बाबू उनको शानियाल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उनके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, उन्हें अनदेखा करना चाहते हैं। लेकिन यह स्वीकार करने को वो मजबूर भी हो जाते हैं कि तमाशा खुद उनका ही बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने आप से वो बोले, क्या ये बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह उन्होंने भी घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर उनको ध्यान आया कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा है। उनके तमाम साथियों ने कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन किशनदा ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। इतने सारे लोग उनके एहसानों तले दबे थे, फिर भी उनमें से किसी एक ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। और तो और खुद यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि तब उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल किराए के मकान में रहे, फिर अपने गांव लौट गए जहां साल भर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सबसे अजीब बात तो ये है कि उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाते सूखते ही चले गए। जब मैंने उनके एक रिश्तेदार से उनकी मौत का कारण पूछा तब मुझे यही जवाब मिला, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। ये बात यशोधर बाबू जानते हैं कि जिन लोगों के बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मौत हो जाती है। बच्चों का होना भी जरूरी है। ये सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसे संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई खास सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूले हैं कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यशोधर बाबू कहते हैं कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ये भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिरका है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के सामने दोहराते रहते हैं। कभी कभी यशोधर बाबू मन ही मन ये स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे उनसे ज़्यादा सुलझे हुए हो सकते हैं। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने टीटीए फ्लैट के लिए पैसे न भर के भयंकर भूल की है, लेकिन यशोधर बाबू को किशनदा की ये बात भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। लेकिन उनके बच्चे यशोधर बाबू की इस बात पर तर्क देते हुए कहते हैं, गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है। वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी लेना और बेकार के झगड़े मोल लेने होंगे। बच्चे जब ये बात करते हैं तो यशोधर बाबू को कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का उनके रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। तो यही सोचते सोचते यशोधर जी ने बिरला मंदिर की तरफ तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े और उद्यान में जा पहुंचे, जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन सुना रहे थे। लेकिन अफसोस आज प्रवचन सुनने में उनका मन नहीं लग रहा था। सच तो ये है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा धार्मिक है ही नहीं। हाँ, बस वो अपने मर्यादा पुरुष किशनदा की आदतों को मानते हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वो भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाना, संध्या पूजा करना, गीता पढ़ने की कोशिश करने लगे हैं। प्रवचन में जब उन्होंने जनार्दन शब्द सुना तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें ख्याल आया कि ये बात उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगी। अभी उसी दिन हद ही हो गई। कमाऊ बेटे ने ये कह दिया, आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा।
यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। फिर यशोधर जी सोचने लगे, जब वो कहते हैं कि हमारा तो रोब ही ऐसा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना सही है कि यशोधर जी का खुद का देखा हुआ कुछ है ही नहीं। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वो गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का ऐसा कोई लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ के यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वो दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे किशनदा के साथ। यशोधर जी की पत्नी कहती हैं कि कुंवारों की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपने आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लग गया जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने खुद देखा है कि तुम हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल और गीत गाते थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो समझते हैं कि उम्र के साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। पत्नी से वो कहते हैं कि जिस तरह तुमने बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खा लेना या ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो ये सारे काम समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को मेरे भी जीने के ढंग पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करे, उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू के कहने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बच्चे उनकी हर बात को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन ये भी क्या हुआ कि न पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया वैसा किया। माना कि तुम्हें नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरा बेटा। मानो ना मानो, झूठे मुंह से ही सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू, और बच्चे यही जवाब देते हैं। बब्बा, आप तो हद करते हैं। जो बात आप जानते ही नहीं, हम आपसे क्यों पूछें? प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनका बड़ा बेटा अपनी तरफ से ये प्रस्ताव करता कि दूध लाना, राशन लाना, सब्जी लाना, दवा लाना, ये सब काम आप मुझ पर छोड़ दे, अब हम कर दिया करेंगे। यशोधर बाबू ने एक आध बार अपने बेटों से सामान लाने को कहा तो वो एक दूसरे से कहने लगे, तू लेकर आ, तू क्यों नहीं करता? इतना कोहरा मचा। लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया। जब से उनका बड़ा बेटा विज्ञापन कंपनी में ऊंची नौकरी पर लगा है, तब से वो यही कहता है। बब्बा, हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप नौकर क्यों नहीं रख लेते। माँ को भी आराम हो जाएगा। यशोधर बाबू को ये बात समहाउ इम्प्रॉपर लगती है कि उनका बेटा अपनी तनख्वाह यशोधर बाबू के हाथ में नहीं रखता। हाँ, ये सही है कि खुद बेटे के अपने हाथ में तनख्वाह नहीं आती, सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? झूठे मुँह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो और बेटा अपनी तनख्वाह को अपना समझते हुए बार बार कहता है, ये काम मैं अपने पैसों से करने को कह रहा हूँ, आपके पैसों से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। और बेटे ने पिता का ये क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपनी तनख्वाह अपने ढंग से वो इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डबल बेड, कभी टीवी, कभी फ्रिज। और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए ये टीवी ले आया हूँ। उल्टा कहता है कि मेरी टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ ना करे। क्वार्टर ही उसका हो गया है, ये अच्छी रही। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कें और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लेनों को पार करके उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए हैं। उनमें से एक क्वार्टर के बाहर बदरंगी तख्ती में उनका नाम लिखा है वाईडी पंत। इस क्वार्टर के पहुंच पहुंचकर आज यशोधर जी को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर और मोटरसाइकिल थे। बाहर बरामदे में गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी और बहुत सारे लोग विदा ले रहे थे।
फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठे हुए कोई साहब हाथ मिला रहे थे और कह रहे थे, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने आप से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा है? अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन्स और बगैर बा का टॉप पहने है। यशोधर बाबू उससे कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनियान वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन बेटी भी इतनी जिद्दी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। अंदर अभी भी पार्टी चल रही थी। उनके बेटा बेटी के कई मित्र और उनके रिश्तेदार अभी भी वहीं थे। उनका बड़ा बेटा बोला, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर बाबू शर्मीली हंसी हंसते हुए बोले, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? तभी उनके दूर के रिश्ते का भांजा बोला, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीने कमाने लगा है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम शिकायतें हैं, लेकिन उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है जब बाकी लोगों को उनके बेटों की कामयाबी से ईर्ष्या होती है। भले ही उन्हें अपने बेटे भूषण की गैर सरकारी नौकरी करना समझ ना आता हो, लेकिन वो ये बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 महीना पा जाना कोई मामूली बात नहीं। अपनी सिल्वर वेडिंग की ये भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लग रही थी, लेकिन उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपनी शादी भी बगैर किसी धूमधाम के की, आज उस यशोधर की शादी की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक सब मौजूद है। भूषण ने अपने मित्रों और सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। सबके मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का जवाब थैंक यू कहकर देते हुए यशोधर बाबू हाथ मिलाते हुए कहते, वाई.डी. पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर। ये कहकर यशोधर बाबू ने ये जताने की कोशिश की कि भले ही वो संस्कारी कुमाऊनी है, लेकिन विलायती रीति रिवाज से भली भांति परिचित है। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, ये नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया कि यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा सा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब वो केक के पीछे जाकर खड़ी हो गई और वहां से पति को भी पुकारने लगी। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम होती है। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक दिस, लेकिन फिर भी उन्होंने केक काट ही दिया। अब पति पत्नी से कहा गया कि वो केक से एक दूसरे का मुंह मीठा करे। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने खाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ सालों पहले तक आप मांसाहारी थे और एक टुकड़ा केक खा लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि आप लड्डू ही खा लें, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। तो भूषण झुंझलाकर बोला, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे भला। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज्यादातर मेहमान उठकर चले गए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वो चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो कुछ हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से ही मरते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो या गरीब हो, जो हुआ होगा से ही मरते हैं। शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में।
यशोधर बाबू किशनदास से अकेलेपन के बारे में बहस करना चाहते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरी बीवी और बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खतरा अलापने पर अमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब मोह माया ठहरी। और जो भूषण आज इतना उछल रहा है वो भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय महसूस करेगा जितना कि आज तुम कर रहे हो। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते लेकिन घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू ने पूछा, मेहमान गए? उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वो उसी लाल गमछे में बैठक चले गए जिसे पहनकर वो संध्या करने बैठे थे। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। अपनी बेटी से बोले, अब गमछा पहना जा सकता है। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सच आएगी वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर हमें तो सच नहीं आती। ये कौन भूले जा रहा है? आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। अब इस उम्र में क्या हो रहा है? प्रेजेंट प्रेजेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का कुर्ता पजामा उठा लाए कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानू करने के बाद यशोधर जी ने गाउन पहना और बोले, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों में जरा से आंसू चमक गए। ये कहना मुश्किल है कि इस वक्त उन्हें ये बात चुभ गई कि उनका जो बेटा है वो ये कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें। वो ये नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या ये कि इस गाउन को पहनकर उनके अंदर से वो किशनदा उतर आए हैं जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई।